हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक प्लांट किंगडम से प्लांटे से हम शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में देखिए स्टूडेंट्स, हम अनावर्तबीजी पादपों को रखते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस जिसका अर्थ होता है अनावर्त, और स्पर्म जिसका आपका अर्थ हो जाएगा बीज। यानी सीधा सा अर्थ हो गया, जिम्नोस्पर्म में हम उन पादपों को सम्मिलित करते हैं जो अनावृत बीजी होते हैं, यानी इनके बीज जो हैं नग्न होते हैं। ये किसी भित्ति में बंद नहीं होते। बिल्कुल आप लोगों को सबसे पहली चीज़ यही याद रखनी है कि इनके बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, और वो किसी भित्ति में बंद नहीं होते हैं। इनके बीजांड जो हैं, बीजांड वो संरचना है जिससे बीज का निर्माण होगा आगे। तो इनके बीजांड जो होते हैं वो नग्न होते हैं, निषेचन से पूर्व व बाद में भी। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, बीजांड जो होते हैं नग्न होते हैं निषेचन से पूर्व व बाद में भी, यानी बीजांड के चारों तरफ अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है। बीजांड के चारों तरफ निषेचन से पूर्व निषेचन के बाद जो अंडाशय भित्ति है वो अनुपस्थित पाई जाती है। भारतीय जिम्नोलॉजी के जनक की यदि मैं बात करूं तो भारतीय जिम्नोलॉजी के जनक आपके हो जाएंगे पीडी डोगरा, तो पीडी डोगरा साहब को हम भारतीय जिम्नोलॉजी का जनक मानते हैं या जनक कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर मध्यम व लंबे वृक्ष तथा झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर लंबे वृक्ष, मध्यम प्रकार के वृक्ष तथा झाड़ियों जैसे पादप को हम सम्मिलित करते हैं। सिकुआ, जिसे हम रेड वुड ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे लंबा वृक्ष होता है। टॉलेस्ट ट्री सिकोआ जो है वो सबसे लंबा वृक्ष है, सिकोइया भी इसे बोलते हैं। तो आप सिकोआ नाम से इसे याद रखेंगे। इसके अंदर मूसला जड़ या टैप रूट सिस्टम पाया जाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि जो बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो नग्न होते हैं, बीज नग्न होते हैं, फल भित्ति से आश्रित नहीं पाए जाएंगे। बीजांड के चारों तरफ अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है। जिम्नोलॉजी के जो जनक है वो पीडी डोगरा साहब हो जाएंगे। मध्य में लंबे वृक्ष व झाड़ियों को इनमें सम्मिलित किया गया है और सबसे लंबा वृक्ष जो है वो जिम्नोस्पर्म का ही है, जिसका नाम है सिकोया रेडवुड ट्री। आप याद रखेंगे, इसका कॉमन नेम है रेडवुड ट्री। इसके अंदर मूसलाधार पाई जाती है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर अपने रजिस्टर में इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि इनके कुछ सदस्य, जैसे कि पाइनस की हम बात करते हैं। पाइनस भी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो पाइनस के अंदर कवक मूल पाई जाती है। पाइनस के अंदर कवक मूल मिलती है, अर्थात इसकी जड़ें कवकों के साथ सहयोग कर लेती है। कवक मूल को हम माइकोराइजा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आपको ये नाम भी याद रखना है, माइकोराइजा। एक सहजीवी प्रकार का संबंध है जो कि उच्च पादपों की जड़ों, जैसे कि पाइनस जिम्नोस्पर्म है, इसकी जड़ और कवक के बीच में पाया जाता है। इसी प्रकार से हम साइकस की बात करें, साइकस भी जिम्नोस्पर्म है और इसके अंदर प्रवाल मूल, या जिसे हम कोरेलॉइड जड़ें बोलते हैं, पाई जाती है। ये जड़ें N2 स्त्रीकरण के लिए साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करती है। तो दोनों ही प्रकार की रूट आप याद रखेंगे। कवक मूल जिसे हम माइकोराइजा कहेंगे, जो कि पाइनस के अंदर मिलती है, और साइकस के अंदर प्रवाल मूल या कोरेलॉइड जड़ें मिलेंगी जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करके N2 स्त्रीकरण का कार्य करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगी। आगे हम देखते हैं इनमें जिम्नोस्पर्म में सरल व संयुक्त दोनों ही प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। दोनों ही प्रकार की पत्तियां यहाँ पर मिलेगी। साइकस के अंदर कुछ समय के लिए पिच्छाकार पत्तियां भी पाई जाती है। साइकस के अंदर कुछ समय के लिए पिच्छाकार पत्तियां भी पाई जाती है। साइकस का तना जो होता है वो अशाखित होता है, जबकि पाइनस के तने की हम बात करें वो शाखित पाया जाता है। तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं।
आगे देखिए, कॉनिफर्स की यदि हम बात करें या शंकुधारी वृक्षों की हम बात करें तो इनकी पत्तियां सुई जैसे होती है। ये पत्तियां अत्यधिक नमी, वायु व ताप को सहन कर सकती है। इनका सतही क्षेत्रफल कम होता है। इनके ऊपर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। उपत्वचा पाई जाती है। साथ ही यहाँ गर्तिका रंध्र मिलते हैं, धसे हुए रंध्र मिलते हैं। धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे, संकन स्टोमेटा मिलेंगे। ये सभी विशेषताएं इनसे जल हानि को कम करती है। यानी इनकी पत्तियां जो होती है वो मरुद्भिद प्रकार की होती है, जीरोफाइटिक अडेप्टेशन लिए हुए होती है, और इन पत्तियों से जल की हानि जो होती है वो काफ़ी कम होगी। आगे हम चलते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो इनके अंदर बीजाणु पर्ण पर बीजाणु धानियां पाई जाती है। बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानी पाई जाती है। बीजाणुपर्ण तने पर सर्पिलाकार पाए जाएंगे। तने के ऊपर मिलेंगे बीजाणुपर्ण, सर्पिल रूप से व्यवस्थित होंगे और इनके अंदर बीजाणुधानी उपस्थित होगी। इन बीजाणुधानियों में दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक तो लघु बीजाणु और दूसरा आपका हो जाएगा वृहद बीजाणु। तो दो प्रकार के बीजाणु यहां पर बनेंगे, लघु बीजाणु और वृहद बीजाणु। यहां पर लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणुधानी मिलेगी। जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होगा। लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणुधानी मिलेगी जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होगा और ये नर शंकु को दिखाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे,
दो प्रकार के शंकु की हम बात करने वाले हैं, कौन की हम बात करने वाले हैं। तो नर शंकु जो है वो लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणु पर्ण के द्वारा दिखाया जाएगा। इसी तरह वृहत बीजाणु गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणुधानी में बनेंगे। और ये मादा शंकु को रिप्रेजेंट करेंगे या मादा शंकु को दिखाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जो लघु बीजाणु है उससे आगे किसका निर्माण होगा। तो लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद बनेगा और गुरु बीजाणु से या वृहत बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद बनेगा जो कि कुछ ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन लघु बीजाणु से पराग कणों का निर्माण होता है। सिंपली यदि हम बोलें तो लघु बीजाणु से पराग कणों का निर्माण पाया जाएगा। गुरु बीजाणु या वृहत बीजाणु की हम बात करते हैं। जो कि गुरु बीजाणु पर्ण पर लगे हुए हैं या गुरु बीजाणु धानी में बन रहे हैं। तो गुरु बीजाणु वृहत बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जो कि बहुकोशिकीय होता है। वह बीजाणु धानी में ही पाया जाता है। अर्थात यदि हम यहाँ पर बात करें तो जिम्नोस्पर्म के युग्मकोद्भिद दोनों ही नर व मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट जिनमें दोनों स्वतंत्र होते हैं या युग्मकोद्भिद स्वतंत्र होता है। यहाँ पर नर व मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट युग्मकोद्भिद की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वह स्पोरोफाइट पर पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट पर पाए जाते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु का जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बीजांड क्या है। तो आप देखिए गुरु बीजाणु का निर्माण
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ से आती है, तो वो भी आपको याद रखना है। बीजांडकाय की एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभेदित हो जाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभेदित हो जाती है। यदि आपसे पूछा गया है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ से बन रही है, तो बीजांडकाय से बनती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। यहाँ पर 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, जिसमें बीजाणु धानी में पाया जाने वाला अकेला गुरु बीजाणु जो है वो मादा युग्मकोद्भिद बना लेगा। मादा युग्मकोद्भिद में 2 या 2 से अधिक मादा जननांग पाए जाते हैं। मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा और मादा युग्मकोद्भिद में अगर मैं बात करूं तो 2 या 2 से अधिक मादा जननांग उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं जो परागकण हैं, परागकण हवा के द्वारा बीजांड द्वार तक पहुंचाए जाते हैं। यानी हवा के द्वारा यहाँ पर पॉलिनेशन होगा। पराग कण में नर युग्मक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। पराग कण में नर युग्मक पाया जाता है। बीजांड द्वार पर पराग कण पराग नलिका का निर्माण करते हैं। इस नलिका के द्वारा नर युग्मक स्त्रीधानी तक पहुंचता है। वह युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज से भ्रूण बनेगा। यहाँ फल का निर्माण नहीं होता है।
बीजांड से बीज बनता है, जो नग्न होता है। ये अनावर्त होता है, इसलिए हम इन्हें अनावर्त बीजी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य बातें हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जिम्नोस्पर्म की बता दी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को राइट करवा देता हूँ। पाइनस के एक स्पीसीज का नाम है पाइनस जियार्डियना। पाइनस के एक स्पीसीज है पाइनस जियार्डियना। इसके बीजों को चिलगोजा कहा जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट आया हुआ भी है। इसके बीजों को चिलगोजा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम की यदि मैं बात करूं, केवल ट्रैकिड्स या वाहिकाएं पाई जाती है। सत्य वाहिनियां या वेसल्स यहां अनुपस्थित होती है। लेकिन एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, नीटम जो नीटेल्स गण का मेंबर है, इसमें वाहिनियां भी पाई जाती है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, फ्लोएम में चालनी नलिका व फ्लोएम मृदुतक पाया जाता है। कंपेनियन सेल या सह कोशिका जो होती है यहाँ अनुपस्थित होती है। एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे फ्लोएम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी। इफिड्रा आप याद रखेंगे, एक और जिम्नोस्पर्म है इफिड्रा। इससे एक औषधि मिलती है इफिड्रीन, और इस औषधि का इस्तेमाल दमे में और खांसी के उपचार में किया जाता है। दमे व खांसी के उपचार में किया जाता है। नंबर 5 पॉइंट यदि मैं देखूं तो गिंगो बाइलोबा आप याद रखेंगे। गिंगो बाइलोबा एक लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स जीवित जीवाश्म जिम्नोस्पर्म है गिंगो बाइलोबा, क्योंकि ये इसके गिंगोएल्स ऑर्डर का एक इकलौता जीवित सदस्य है। इसे मेडन हेयर फर्न के नाम से भी जाना जाता है। मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती है वो मेडन हेयर फर्न की तरह होती है। मेडन हेयर एक प्रकार का फर्न होता है जो कि टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। तो ये इसकी पत्तियां उसकी जैसी होती है, इसलिए इसे इंग्लैंड में मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है, गिंगो बाइलोबा। बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ से लिए हैं, आप लोगों को याद रखना है। एक पॉइंट और आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए।
विलियमसोनिया। जीवाश्म पौधा है ये, जीवाश्म जिम्नोस्पर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना जिम्नोस्पर्म के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और थ्योरी कंप्लीट हो जाती है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।